तो आप लोगों ने देख ही लिया, इन सभी प्रश्नों को रेगुलर करेंगे। तो आज पहला अध्याय हम लोगों का रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। तो उसमें दिया गया है, देखिए आप, भारत का संवैधानिक विकास। जो भारत का संवैधानिक विकास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1753 तक है। फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो 1858 से लेकर 1947 तक है। मतलब इससे पहले जो हम लोगों के शासन में थे, वो ब्रिटिश इंडिया आई थी, तो वो अपने जो भी आदेश पारित करती थी 1853 तक। फिर उसके बाद ब्रिटिश राज का ताज हो जाता, शासनाधीन के पारित अधिनियम हो जाते हैं। मतलब जो भी अधिनियम होते हैं वो पारित करके अपने क्या नियम लागू करते हैं। 58 से लेकर 57 तक उनके ही नियम चालू करते हैं। तो इसमें प्रश्नाकोश को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बट इसकी कोई सीरीज अलग बनाएंगे। बट अभी इस सीरीज में सिर्फ प्रश्नों को ही डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए कि कम समय में सभी क्वेश्चन को रिवाइज करके पढ़ा जा सके। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अब ये समझ सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसी के ही तहत क्या हुआ था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें उसका थोड़ा डिस्क्राइब भी दिया होगा, सब में भी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्फे और इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे थे। और सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत और 1774 में इनकी स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया, ये तो सही अभी गया। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यही तो गलत होगा शायद। पहला ही सही है, इसलिए कि इससे पहले सर एम्फे थे, लेमेस्टर और हैडन और चैडविक, ये तीनों क्या थे, वहाँ के 4 लोग थे, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 इनके सहायक थे। तो जो लेमेस्टर थे उनके सहायक थे, सर एलिजा एम्फे जो थे उनके मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें एक है, पहला कथन सही है, केवल एक ही, जो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमृत कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही कीजिए। देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, अब देखिए इसको मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसमें दिया गया है। तो अभी हम पढ़ें, सबसे पहले यही ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी 1773 में। जो नियामक अधिनियम था, कब था? नियामक अधिनियम 73 था, जो कि ये पहला तो यही देख लीजिए। तो अब इसमें मिलाना होगा, तो बी का पहला कौन सा है? अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, बी का जो पहले आता हो उसको सबसे पहले ध्यान देना है। बी का पहला, तो इसमें देख ले, बी लिखे फर्स्ट में कौन कौन से हैं। अभी देख लीजिए इसमें पहले मिल गया, केवल एक ही दिया है बी का फर्स्ट, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। देखते हैं, अच्छा आंसर वही है। तो इसके ये आते हो चाहे ना आते हो, और इससे ही हो जाएगा। एक भी इसमें से क्वेश्चन 2 आते होंगे तो सॉल्व किया जा सकता है, तब भी इसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी पढ़े थे 73 में हुआ, नियामक अधिनियम के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। जो इंग्लिश मशीनरी जितने लोग भी आए थे तो उनको कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य
की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 में की गई थी, जो कि ये दिया गया है। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पिट्स का अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दो लोगों की स्थापना की गई थी, वही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ नियंत्रक परिषद स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पिट्स एक्ट के ही थ्रू स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मैसनियों को भारत में अनुमति मिली और चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित हुई। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, निम्नलिखित में से किससे और किसने भारत अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे और किसने भारत की चार्टर एक्ट 1873 एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, या प्राच्यवादी एवं अलंग विद्या विवाद के द्वारा? तो इसका आंसर है डी, मतलब ये सभी हैं। इसमें देखिए डी 1, 2, 3 चार्टर एक्ट 1813 का था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो थे मिले थे 1823 में मिले थे, प्राच्य विद्या एवं अलंग विद्या के द्वारा भी, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। अब इसको हम पढ़ लेते, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिजिनल शिक्षा की ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। मतलब चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्चा करने की बात हुई थी। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसमें मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान ग्रांट की गई। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें अलंग एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक मिला। अलंग और शिक्षा के समर्थकों नेता ट्रिब्यूनल थे, जबकि H.T. प्रिंसिपे प्राच्य ओरिएंटेड शिक्षा के साधकों के नेतृत्व थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 35 तक रहा। उनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा में उच्च शिक्षा के माध्यम से किया। मतलब 1835 में लॉर्ड मैकाले ने स्वीकृति दे दी थी, जिसमें उच्च माध्यम में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का माध्यम अपना लिया था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था? ए चार्टर 1813 में। इसका देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। मतलब चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1813 था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया? अभी पढ़ें 1813 में। मतलब ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया? 1813 ने। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट
13 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर चाय का व्यापार और चीन का समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। केवल 1 और 2। अब 2, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, हमेशा नहीं, कंप्लीट नहीं था। आंसर 1 होगा, 1 और 2। मतलब कि इससे कंपनी द्वारा अधिकार के लिए एक भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज की संप्रभुता को तुरंत कर दिया था। मतलब सही बात। नेक्स्ट, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का संभव हुआ? 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय तथा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा में प्रशासनिक भागीदारी युक्त मुख्य धारा बनी। यह हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन में ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।